यह वो आखिरी तस्वीर है जो एक एक्सपीरियंस्ड रशियन हाइकर ग्रुप के द्वारा ली गई है, जिस रात वे सभी वेस्टर्न साइबेरिया के सुदूर यूरल माउंटेन्स में 1 फरवरी 1959 की रात में गायब हो गए। 9 हाइकर्स का ये ग्रुप एक एडवांस्ड विंटर हाइकिंग ट्रिप पर था, जिसमें बेहद एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर्स और स्कीयर शामिल थे, जो सैकड़ों किलोमीटर तक जमे हुए सुनसान जंगल में ट्रैकिंग कर रहे थे। 16 दिनों के इस ट्रिप का रूट यूरल माउंटेन्स से होते हुए मानसी लोगों की टेरिटरी से गुजरने वाला था। मानसी ट्राइब इस एरिया के मूल निवासी हैं। इस आखिरी तस्वीर, जिसमें हाइकर्स गहरी बर्फ में एक प्लेटफॉर्म खोदते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि वे खोलत स्याखल की ढलान पर अपना टेंट लगा सकें। खोलत स्याखल, जिसका मानसी भाषा में मतलब डेड माउंटेन है। हालांकि तभी कुछ घंटों बाद कुछ ऐसा होता है जिसे लोग इतने सालों बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं। जब ये हाइकर्स अपना टेंट और सभी इक्विपमेंट को अबेंडन कर यूं ही अंधेरे में अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। कुछ सप्ताह बाद जब इन हाइकर्स की कोई खबर नहीं मिलती और न ही तय समय बीत जाने के बाद भी ये वापस लौट कर आते हैं, तो एक सर्च एंड रेस्क्यू टीम इन्हें ढूंढने के लिए ऑपरेशन चलाती है। लेकिन सर्च के दौरान उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सर्च टीम को एक आधा बर्बाद और पार्शली बर्फ से ढका हुआ इनका टेंट मिलता है। टेंट को एग्जामिन करने से पता चला कि इसे अंदर की तरफ से काटा गया है, जैसे उन्होंने खुद इसे किसी जल्दबाजी में निकलने के लिए काटा हो और वहां से भागने की कोशिश की हो। हाइकर्स के सभी निजी सामान और इक्विपमेंट टेंट के पास ही रखे मिले। उन्होंने एक भी गर्म कपड़े या जूते नहीं लिए थे, जबकि बाहर तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था। आगे सर्च करने पर कुछ हाइकर्स के शव टेंट से 1500 मीटर दूर बर्फ में जमे हुए मिले। उनमें से ज्यादातर नंगे पैर थे और सिर्फ अपने स्लीपिंग क्लोथ पहने हुए थे। इसका मतलब यह था कि किसी चीज ने इस ग्रुप को इतनी जल्दी में टेंट छोड़ने के लिए मजबूर किया कि उन्हें बाहरी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए जरूरी भारी सर्दियों के कपड़े पहनने या टेंट का दरवाजा खोलने तक का भी समय नहीं मिला। और जो बॉडीज मिली थी, उन पर जगह जगह डीप कट्स और स्क्रैचेस थे, जैसे कि उन्हें मारने से पहले बेरहमी से टॉर्चर किया गया हो। ग्रुप के बाकी सदस्यों का पता लगाने में अभी 2 महीने और लगने वाले थे, और जब सर्च पार्टी को आखिरकार 5 मई 1959 को बाकी के हाइकर्स की बॉडीज मिली, तो उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि बॉडी पर सीवियर इंजरीज हैं, जिन्हें समझाना मुश्किल था। और तब से लेकर अब तक इस घटना के बारे में दर्जनों थ्योरीज सामने आई हैं, जिनमें एलियन एनकाउंटर, स्नो येटी से लेकर गवर्नमेंट कवर अप तक शामिल है। लेकिन बेसिकली हर थ्योरी अपने अपने तरीके से एक ही सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने उन्हें अपना टेंट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आखिर रशिया के इस नोटोरियस डियाटलॉव पास पर वास्तव में क्या हुआ था, तो आइए जानते हैं। एक इन्फेमस कोल्ड वॉर कोल्ड केस, जिसमें 9 हाइकर्स एक रिमोट माउंटेन स्लोप पर म्यूटिलेटेड हालत में पाए गए, जिनकी इंजरीज और उसके बारे में बाद में बताए गए फैक्ट्स बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। खैर, कहानी शुरू होती है यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से, जब इस इंस्टीट्यूट के करंट एंड फॉर्मर स्टूडेंट का एक ग्रुप 23 जनवरी 1959 को ऑफिशियली इस हाइकिंग ट्रिप के लिए निकलता है। ऐसा नहीं था कि ये इन हाइकर्स की पहली कोल्ड वेदर ट्रिप थी, पर यहाँ चौंकाने वाली बात ये थी कि इस एक्सपीडिशन के लिए लास्ट मिनट पर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नए मेंबर सेमियोन जोलोटारियोव को इंक्लूड किया। सेमियोन जोलोटारियोव ग्रुप के बाकी मेंबर से उम्र में भी बड़ा था और ये वर्ल्ड वॉर 2 का एक सैनिक रह चुका था। एलिजिडली लोगों का ये भी कहना है कि वो केजीबी का एक सीक्रेट एजेंट था, जिसे किसी खास मिशन के लिए लास्ट मोमेंट में इस एक्सपीडिशन में शामिल किया गया था। तो 10 लोगों की इस हाइकिंग ट्रिप के लीडर थे 23 साल के इगोर डियातलो। इस ग्रुप का हर एक मेंबर सर्टिफाइड ग्रेड 2 हाइकर था और ग्रुप लीडर इगोर दियातलोव ने इस एक्सपीडिशन को जितना हो सके चैलेंजिंग बनाने के लिए डिजाइन किया था, ताकि ग्रुप के सभी मेंबर्स ग्रेड 3 आउटडोर्समैन के रूप में सर्टिफाइड हो सकें। ग्रेड 3 आउटडोर्समैन उस समय सोवियत यूनियन में हाइकिंग सर्टिफिकेशन की हाईएस्ट कैटेगरी थी और इस ट्रिप को 16 दिनों में 200 मील यानी कि लगभग 322 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। 10 लोगों का यह ग्रुप, जिसमें 2 लड़कियां और 8 लड़के थे। जनवरी में यह ग्रुप येकातेरिनबर्ग के अपने घर से विजय विलेज ट्रैवल करते हैं। विजय से वे ऑफ ग्रिड हो जाते हैं और साइबेरिया के यूरल माउंटेन रेंज के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। अगले कुछ दिनों तक ग्रुप ने ट्रेन, ट्रक और घोड़े की मदद से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया और आखिर में अब इस बर्फ में पैदल और अपनी स्कीज पर निकल पड़े। सफर शुरू होने के 5 दिन बाद यानी 28 जनवरी को यूरी यूडीन नाम के एक हाइकर की तबीयत खराब हो गई और उसने वापस जाने का फैसला किया, जबकि बाकी 9 हाइकर्स ने प्लान को आगे कंटिन्यू किया। 28 जनवरी को जब ग्रुप माउंटेन्स के लिए रवाना हुआ और बस उस दिन के बाद से उन्हें फिर कभी जिंदा नहीं देखा गया, सिवाय 1 फरवरी की कुछ तस्वीरों के
जो इन हाइकर्स के कैमरों द्वारा कैद की गई थीं। डेड माउंटेन पर हुई इस घटना को डियाटलोव पास इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम इस ग्रुप के लीडर इगोर डियाटलोव की याद में रखा गया है। खैर, ग्रुप मेंबर्स के निजी जर्नल्स और पिक्चर्स जो बाद में उनके टेंट में मिला था, उससे पता चलता है कि ट्रिप के शुरुआती दिन काफी अच्छे जा रहे थे। कैमरे में ग्रुप की हैप्पी फोटोज भी मिले। ग्रुप का एक्सपेक्टेड फिनिश डेट से 8 दिन ज्यादा बीत गए और फिर भी उनका कोई भी पता नहीं चलता। तब उनके परिवार वाले यूरल इंस्टीट्यूट और लोकल अथॉरिटी से कांटेक्ट करते हैं। इसके बाद पहली बार सर्च टीम भेजी जाती है, जो लोकल मानसी हंटर्स के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। इन मिसिंग हाइकर्स की खोज में स्टूडेंट्स, प्रिजन गार्ड्स, पुलिस और सोवियत मिलिट्री भी शामिल होती हैं। 26 फरवरी 1959 को सर्च पार्टी को ग्रुप का टेंट मिल जाता है, लेकिन यह टेंट काफी स्ट्रेंज सर्कमस्टांसेस में मिला था। टेंट आधा बर्बाद और आधा बर्फ से ढका हुआ था और यह अंदर से कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हाइकर्स ने बाहर निकलने की जल्दी में पैनिक में आकर चाकू की मदद से इसे फाड़ दिया हो। इन लोगों का सारा सामान टेंट के अंदर ज्यों का त्यों रखा हुआ मिला, लेकिन यहाँ सर्च टीम को कोई बॉडी नहीं मिलती है। लेकिन अब टेंट के बाहर एक फुटप्रिंट ट्रेल मिलती है, जो हाइकर्स के चलने की डायरेक्शन को दिखा रहे थे। ये प्रिंट्स शो कर रहे थे कि ऑलमोस्ट किसी भी हाइकर्स ने बूट्स नहीं पहन रखे थे और कुछ लोग बिना सॉक्स के भी चल रहे थे, जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि डियाटलोव पास इंसिडेंट में आप जितनी गहराई में जाएंगे, चीजें उतनी ही उलझती जाएंगी। तो इस वीडियो के लिए और यह समझाने के लिए कि उस रात पोटेंशियली क्या हुआ था, इसलिए हम बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। यह एक रफ डायग्राम है जो दिखाता है कि अबैंडन टेंट के बेस पर सर्च टीम को इन 9 हाइकर्स की बॉडी कहां मिली थी। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के दौरान हाथ से बनाए गए मैप्स और केस फाइल्स में दिए गए डिटेल्स के आधार पर यह डायग्राम तैयार किया गया है। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग इन 9 हाइकर्स की बॉडी 3 ग्रुप्स में मिले थे। उनमें से 6 लोग हाइपोथर्मिया से मारे गए, जबकि बाकी की मौत दर्दनाक इंटरनल इंजरीज से हुई। ये 2 सीन आपको थोड़ा ज्यादा क्लियरली यह समझने में मदद करेंगे कि टेंट को छोड़ने के बाद इस ग्रुप के साथ क्या हुआ होगा। सर्च पार्टी को टेंट से दूर जाने वाले सारे फुटप्रिंट्स 500 मीटर के बाद बर्फ में गायब मिले। हालांकि जब उन्होंने अपनी दिशा में जांच आगे बढ़ाई तो उन्हें पहली 2 बॉडी मिली, जो कि टेंट से 1500 मीटर ढलान से नीचे देवदार के एक पेड़ के पास पड़ी थी। उन दोनों ने लगभग कुछ भी नहीं पहन रखा था, बस अपने इनरवेयर में थे और रिपोर्ट के मुताबिक उन दोनों की मौत ठंड की वजह से हुई थी। इसके बाद 3 और बॉडी मिलती है जो पेड़ से एक सीध में थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो टेंट में वापस जाने की कोशिश कर रहे हो। उन तीनों ने भी प्रॉपर कपड़े नहीं पहन रखे थे, जो कि -30 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से हों, और इन तीनों की मौत की वजह भी ठंड ही थी। आखिरी के 4 हाइकर्स की बॉडी लगभग 2 महीने तक नहीं मिली। 2 महीने बाद इनकी बॉडी एक संकरे से खड्डे में 4 मीटर बर्फ के नीचे दफन मिलती है और यहीं से यह इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा उलझने लगती है, क्योंकि ग्रुप के बाकी मेंबर्स के उल्टे ये जो 4 बॉडी मिली थी, उनमें से 3 को सीवियर इंटरनल ट्रॉमा का सामना करना पड़ा था। डुबिनिना और झोलोटारियोव की कई पसलियां इतनी बुरी तरह से फ्रैक्चर हुई थीं, जिसने इनके हार्ट को पंचर कर दिया था, और थिबेक्स ब्रिग्नोल की स्कल में एक बड़ा फ्रैक्चर था। ऐसा लग रहा था मानो कि किसी भारी ब्लंट ऑब्जेक्ट से इन्हें बेरहमी से मारा गया हो। पर ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि इनकी मौत का कारण इंटरनल इंजरीज थी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे फोरेंसिक एक्सपर्ट ने उनकी चोटों की तुलना बम के झटके से होने वाली चोट से की, लेकिन इसमें और भी कुछ था जो कि ज्यादा शॉकिंग था। वो ये कि झोलोटारियोव और डुबिनिना की आंखें गायब थीं और डुबिनिना की जीभ भी गायब थी। डुबिनिना और कोलेवटोव ने ऐसे कपड़े भी पहन रखे थे जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से हाईली कंटामिनेटेड थे। वैसे भी ऐसे कई सवाल थे, डाउट्स थे, जिसका जवाब लोगों को और इन हाइकर्स के परिवार वालों को नहीं मिला था। इसके बावजूद भी इस केस के लीड सोवियत इन्वेस्टिगेटर लेव इवानोव ने 28 मई 1959 को इस केस को क्लोज कर दिया। केस क्लोज करने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक यहाँ कोई क्राइम नहीं हुआ था, क्योंकि हाइकर्स को कोई बाहरी चोट नहीं लगी थी और उनके सभी कीमती सामान वहीं सुरक्षित मिले थे। और लेव इवानोव के अनुसार हाइकर्स की मौत की वजह कोई एक्सेसिव फोर्स था जिस पर हाइकर्स काबू नहीं पा सके और अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो गई। अब ऑफिशियली यह केस तो क्लोज हो गया था, पर कई सारे अनसुलझे सवाल थे जो कि समझ से परे थे, और तब से लेकर अब तक दर्जनों थ्योरी सामने आई हैं, और इन थ्योरीज ने यह समझने और समझाने की कोशिश की है कि 1959 की उस रात क्या हुआ था।
तो ऐसा क्यों है कि आज दशकों बीत जाने के बाद भी कोई भी एक थ्योरी इस केस को जस्टिफाई नहीं कर पाती? और अगर यहाँ कुछ फेमस थ्योरी की बात करें तो इनमें है इन हाइकर्स का मर्डर, येटी अटैक, सोवियत मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, केजीबी के हाथों इनकी हत्या, या कुछ ऐसा जो इन हाइकर्स ने देख लिया हो जो इन्हें नहीं देखना था। और जाहिर है यूएफओ की थ्योरी, पर इनमें से ज्यादातर थ्योरी में पर्याप्त सबूतों की कमी है। इसीलिए आज हम इन हाइकर्स की मौत से लिंक्ड इस जगह पर हुई इस घटना की कुछ टॉप थ्योरी को अनकवर करेंगे, जिसे रशिया का एरिया 51 कहा जाता है। तो थ्योरी नंबर 1 है मर्डर। मर्डर की यह थ्योरी शुरुआत में इस केस की जांच कर रहे इस केस के लीड इन्वेस्टिगेटर लेव इवानोव ने ही दी थी। जांच के इनिशियल फेज में उन्होंने कहा था कि वो जानते हैं कि इन 9 हाइकर्स के साथ क्या हुआ है। जैसा कि विक्टिम्स की बॉडी पर मिले कट्स और ब्रूजेस और क्राइम सीन पर मिले स्ट्रगल के निशान को देखते हुए ऐसा कहा गया कि इन लोगों की हत्या की गई है। लेकिन सवाल वही था कि यह काम किसने किया होगा। इसीलिए इवानोव ने मर्डर सस्पेक्ट्स की एक लिस्ट बनाई। हालांकि लिस्ट में कुछ ही संभावित सस्पेक्ट थे और उनकी इस लिस्ट के मुताबिक सस्पेक्ट नंबर 1 है एन एस्केप्ड प्रिजनर। जिस माउंटेन पर इन हाइकर्स का अबैंडन टेंट मिला था उसे हाइट 1079 कहा जाता है, जो ज्यादातर सुनसान इलाका है और यह साइबेरियन जंगल के बॉर्डर पर है और लगभग कोई भी यहाँ नहीं रहता। जैसा कि मैंने कहा लगभग, पर इस एरिया में स्टालिन के बनाए गए कुछ इन्फेमस गुलाग्स हैं। सोवियत यूनियन में फोर्स्ड लेबर कैंप्स का एक सिस्टम था जिसे गुलाग्स कहा जाता है और स्टालिन ने बहुत सारे गुलाग्स बनवाए और इस गुलाग्स में कई सारे हार्डकोर क्रिमिनल भी थे। सो इस आधार पर इवानोव ने सोचा कि किसी कैदी का जेल से भागते हुए इन 9 हाइकर्स से सामना हुआ होगा और उस कैदी ने ही इन लोगों की हत्या कर दी। और इवानोव के हिसाब से इसकी संभावना इसलिए भी थी क्योंकि खास तौर पर तब जब उन्हें पता चला कि इवडेल गुलाग्स हमले की जगह से कुछ ही मील की दूरी पर है। तो पुलिस इवडेल गुलाग्स में जांच करती है कि कहीं कोई कैदी फरार तो नहीं है। लेकिन जांच में जल्दी ही पता चल गया कि कोई भी कैदी भागा नहीं है और हाइकर्स के टेंट से कोई सामान भी चोरी नहीं हुआ था। इसलिए जेल से किसी कैदी के भागने और कत्ल करने वाली बात जल्द ही बेबुनियाद साबित हो गई और इस कारण से एन एस्केप्ड प्रिजनर वाले सस्पेक्ट को लिस्ट से हटाना पड़ा। अब आता है सस्पेक्ट नंबर 2, यूरी यूडिन। इन्वेस्टिगेटर को लगता है शायद यह एक बहुत ही पर्सनल क्राइम हो सकता है और इस ग्रुप से संबंधित किसी मेंबर ने ही यह काम किया होगा। फिर एक नाम यूरी यूडिन सामने आता है, इस ग्रुप का 10वां मेंबर और एकमात्र जीवित हाइकर। तो क्या यह पॉसिबल है कि ड्याटलोव एक्सपीडिशन के मेंबर्स को उनके अपने ही किसी एक मेंबर ने मार डाला हो? इसीलिए इनिशियली इन्वेस्टिगेटर के वन ऑफ द टॉप सस्पेक्ट की लिस्ट में यूरी यूडिन को भी रखा जाता है और जब कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल्स यूडिन से पूछताछ करते हैं तो वह उन्हें बताता है कि मर्डर से बहुत पहले ही वह ट्रेक से वापस लौट आया था। यूडिन इन्वेस्टिगेटर को अपने वापस आने का रीजन बताते हुए कहता है कि जब वह पहाड़ों पर चढ़ रहा था तब उसकी पीठ में दर्द शुरू हो गया, जिसके कारण उसने एक्सपीडिशन बीच में ही छोड़ दिया। और यूडिन ने यह भी कहा कि वो 28 जनवरी को दिन के 11:45 पर सेकंड नॉर्दर्न की जगह पर ग्रुप से अलग हो गया था। और वह आगे बताता है कि जब वो ग्रुप को छोड़ रहा था तब भी उनके ग्रुप के बाकी सदस्य पूरी तरह अलाइव और इस ट्रिप के लिए खुश थे। लेकिन जैसे जैसे जांचकर्ता यूडिन से आगे की पूछताछ करते हैं वे नोटिस करना शुरू करते हैं कि वह घबरा गया है और थोड़ा पैनिक भी करने लगा है, जो कि सर्टनली इन्वेस्टिगेटर्स के मन में यूडिन के अगेंस्ट शक पैदा कर रहा था। यूडिन की बताई गई कहानी से इन्वेस्टिगेटर अभी भी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन यूडिन के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं था। इसलिए इन्वेस्टिगेटर उसे क्राइम सीन एनालाइज करने में मदद करने के लिए कहते हैं, जो कि यूडिन के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अब जरा सोच कर देखिए यूरी यूडिन की हालत, कि उसे भी अपने दोस्तों के साथ इस एक्सपीडिशन पर होना चाहिए था, लेकिन अब वह एक अकेला व्यक्ति है जो जिंदा बचा है और उसके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं और यूरी यूडिन ही वो आखिरी इंसान है जिसने इन हाइकर्स को आखिरी बार जिंदा देखा था। इसलिए जब यूरी यूडिन उस क्राइम सीन पर जाते हैं तो वह सच में सदमे में होते हैं। खैर, वहां यूडिन ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो पुलिस नहीं कर सकती थी। उन्होंने देखा कि जिन 4 हाइकर्स की लाश एक संकरे खड्डे से मिली थी उन लोगों के शरीर पर पाए गए कुछ कपड़े दूसरे स्टूडेंट्स के थे। इसके बाद ये केस जो पहले से ही पेचीदा था, यूडिन के बताए गए डिटेल के बाद थोड़ा और कंफ्यूजिंग हो गया। इसीलिए उन कपड़ों को एनालिसिस के लिए लैबोरेटरी में भेज दिया जाता है और जब पुलिस लैब रिजल्ट का इंतजार कर रही थी, इन मीन टाइम इन्वेस्टिगेटर्स यूरी यूडिन की एलिबाई को भी वेरीफाई करने की कोशिश कर रही थी ताकि उन्हें यूडिन की बताई गई कहानी पर यकीन हो जाए। और फिर पुलिस के द्वारा वेरीफाई करने पर पता चला कि यूडिन 1 और 2 फरवरी को अपने परिवार के साथ अपने गांव येमेल यशेवका में ही थे और ये वही डेट है जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उन 9 हाइकर्स की मौत की तारीख मानी थी। इसीलिए इससे साबित हो जाता है कि यूरी यूदीन का इस मामले में कोई हाथ नहीं।
और अब आता है इस मर्डर थ्योरी का तीसरा और लास्ट सस्पेक्ट, सस्पेक्ट नंबर 3, मानसी पीपल। मानसी ट्राइब इकलौता नोन ग्रुप जो इस एरिया में रहता है। मानसी लोगों ने ही सर्च ऑपरेशन में टीम की मदद की थी और वो लोग ही थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स को संकरे खड्डे में पड़ी आखिरी उन 4 हाइकर्स की लाशों के बारे में बताया था। इसके बावजूद लेव इवानोव मानसी ट्राइब के लोगों को भी अपनी सस्पेक्ट लिस्ट में रखते हुए इस ट्राइब के लोगों की छानबीन शुरू करते हैं। इवानोव को लगता है कि मानसी लोग इस बात से खुश नहीं थे कि बाहरी लोगों के ग्रुप ने हाइट 1079 पर कैंप लगाया, जिसे खोलत स्याखल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इवानोव, मानसी इस बात से भी नाराज थे कि हाइकर्स इनकी टेरिटरी में इनके पवित्र माने जाने वाले एरिया को वायोलेट कर रहे हैं। और यहां तक कि ग्रुप में 2 महिलाएं भी थीं जो कि मानसी मान्यताओं के हिसाब से किसी पवित्र मानी जाने वाली जगह के टुवर्ड्स एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि इस ट्राइब में किसी भी महिला का पवित्र स्थान पर पैर रखना तो दूर, उसे देखने की भी मनाही है। इन्वेस्टिगेटर को लगता है शायद इसीलिए इनमें से कुछ शवों की आंखें निकाल ली गई थी। इवानोव ने कई ट्राइब मेंबर्स से पूछताछ भी की और जाहिर सी बात है वो लोग इसमें शामिल होने की बात से इनकार करते हैं, लेकिन ये लोग कुछ अलग और नए डिटेल्स इवानोव को बताते हैं। इनमें से कई लोग एक जैसी ही पर अजीब सी कहानी सुनाते हैं कि उन सभी ने उस रात आसमान में कुछ लाइट्स या जलते हुए आग के गोले देखे, और ये उसी रात की बात है जब हाइकर्स की मौत हुई थी। पुलिस को कैंप साइट से एक कैमरा मिला था और इस कैमरे की लास्ट फोटो में भी एक ऐसी इमेज थी जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। इस फोटो में रात के आसमान में चमकती हुई फ्लेयर्स या स्ट्रीक्स जैसी कोई चीज दिख रही थी, पर यह बताना मुश्किल था कि एक्चुअल में ये किस चीज की फोटो थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस रात आसमान में मानसी लोगों ने जो देखा, हाइकर्स ने भी सेम उसी लाइट को देखा होगा और उसकी फोटो लेने की कोशिश की होगी। हाइकर्स ने जो फोटो ली थी उसमें कोई टाइम स्टैम्प नहीं था, और यदि ये आखिरी चीज है जिसे हाइकर्स ने फोटोग्राफ किया था, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस लाइट का डैटलोव पास इंसिडेंट से कोई रिलेशन हो सकता है? बिना किसी कन्फेशन या किसी ऐसे सबूत के जो इस क्राइम में मानसी लोगों की इन्वॉल्वमेंट की ओर इशारा करता हो, इवानोव के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था। इसीलिए मानसी ट्राइब को भी इस सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया जाता है और अब इन्वेस्टिगेशन कुछ समय के लिए यहीं रुक जाती है, क्योंकि जांच को किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए ना तो कोई नया सबूत मिलता है और ना ही कोई सस्पेक्ट जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे ले जाने में मदद कर सके। लेकिन कुछ सप्ताह बाद जब संकरे खड्डे में मिले हाइकर्स के फटे कपड़ों के लैब एनालिसिस के रिजल्ट्स आते हैं, उससे एक शॉकिंग बात सामने आती है। एनालिसिस से पता चलता है कि कपड़ों में रेडियो एक्टिविटी का लेवल अनयूजुअली हाई है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अलेज्ड हत्या के शिकार लोगों के कपड़े रेडियो एक्टिव कैसे हो सकते हैं, और इस बात का जवाब इस जांच को एक नई दिशा में मोड़ सकता था। पर ऐसा होता नहीं है। इस रेडियो एक्टिव वाले नए क्लू की छानबीन करने और इस रहस्य को जानने की कोशिश करने की बजाय इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ठीक इसका उल्टा करती है। 28 मई 1959 को इस जांच में 3 महीने बिताने और इस नए एविडेंस खोजने के बाद लेव इवानोव अचानक इस केस को अनसॉल्व्ड रिमार्क के साथ बंद कर देते हैं, और इसके बाद सोवियत गवर्नमेंट अब डियात्लोव पास के नाम से जाने जाने वाले इस पूरे एरिया को सील कर देती है और किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं होती। लेव इवानोव, जिन्होंने शुरुआत में इस केस की सच्चाई पता होने का दावा किया था, अब उनका ये कहना था कि सभी 9 मौतों का कारण एक अननोन एलिमेंटल फोर्स है जिसे ये हाइकर्स ओवरकम नहीं कर पाए। पर जब लोगों को पता चलता है कि इतनी शॉकिंग डिटेल्स मिलने के बाद भी गवर्नमेंट ने आगे की जांच किए बिना ही इस केस को क्लोज कर दिया है, तो लोग यह जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और लोग तुरंत सोचने लगते हैं कि सोवियत गवर्नमेंट इस मामले में कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। और फिर इसके बाद यहीं से एक दूसरी थ्योरी सामने आती है, थ्योरी नंबर 2, गवर्नमेंट कवर अप। पर सवाल यह है कि यह थ्योरी क्यों आई कि गवर्नमेंट कुछ हाइड करना चाहती है। आखिर क्यों गवर्नमेंट इन 9 स्टूडेंट्स की जान लेगी? तो इसका जवाब है कि वह कोल्ड वॉर का टाइम था और यूएसएसआर एक डोमिनेंट सुपर पावर बनना चाहता था। इसलिए वो इस टाइम पीरियड में बहुत सी कवच चीजें कर रहे थे। इसकी वजह से आए दिन सीक्रेट रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। बहुत सारे मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, उनके कई स्पाई ऑपरेशंस चल रहे थे। इसकी वजह से आए दिन गवर्नमेंट कवर अप्स भी हो रहे थे, और सोवियत के लोगों से ये बात छुपी नहीं थी कि आए दिन सीक्रेट टेस्ट हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यूएसएसआर सिटीजन्स के बीच ये काइंड ऑफ ओपन सीक्रेट था, और वहां की पब्लिक भी गवर्नमेंट के रूल्स को एक्सेप्ट करती थी, और इसीलिए
जब कपड़ों में हाई लेवल रेडियो एक्टिव पाए जाने वाली बात लोगों को पता चलती है, तो उन्हें लगता है कि इन हाइकर्स की मौत भी मिलिट्री से लिंक्ड है। इधर हाइकर्स के फ्यूनरल्स में उनके फ्रेंड्स और फैमिली का कहना था कि लाशों का रंग अननेचुरल तरीके से ऑरेंज कलर का हो गया है और सभी का पूरा शरीर मुरझाया हुआ लग रहा था। और उनमें से कुछ पर तो 3rd डिग्री बर्न के निशान थे, जो कि निश्चित रूप से रेडिएशन पॉइजनिंग का साइन है। ग्रुप के लीडर इगोर दयातलॉव के परिवार का कहना था कि उन्हें यकीन है कि मिलिट्री किसी न किसी तरह से इसमें शामिल है। लेकिन सवाल यहां भी यही था कि मिलिट्री या गवर्नमेंट एग्जैक्टली क्या कवर अप कर रही है। आपको याद होगा जब मानसी लोगों ने उस रात आसमान में फायरबॉल्स जैसी कोई चीज देखने की बात करी थी। इसीलिए एक थॉट ये है कि यह मिलिट्री द्वारा किए गए एक ऐसा वेपन टेस्ट का केस है जो गलत हो गया हो, जैसे कि कोई रॉकेट अपने ऑर्बिट में वापस जाने में फेल हो गया हो और डायोटलॉव हाइकर्स के बहुत करीब आ गिरा हो, जहां उस रात इन लोगों ने अपना कैंप लगा रखा था और इसके लैंड होने से शॉक वेव उत्पन्न हुई होगी, जिससे वो लोग बुरी तरह डर जाते हैं और टेंट से बाहर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। एक दूसरा स्पेकुलेशन ये था कि इन्हें मारने के पीछे सोवियत गवर्नमेंट या उनकी मिलिट्री का हाथ है, क्योंकि शायद इन हाइकर्स ने कुछ ऐसा देख लिया होगा जिसे उन्हें नहीं देखना चाहिए था। यहाँ एक और डिटेल है जो इस कवर अप थ्योरी को सपोर्ट करती है। वो ये कि अलेजिडली ऐसा माना जाता है कि हाइकर्स ग्रुप में से एक सेमियोन जोलोटारियोव एक्चुअल में केजीबी का एक जासूस था, क्योंकि जोलोटारियोव इस एक्सपीडिशन पर एकमात्र ऐसा इंसान था जो कि स्टूडेंट नहीं था। इनफैक्ट वो उस टाइम 38 साल का था और कम्युनिस्ट ऑफिशियल्स द्वारा लास्ट मिनट में मिस्टीरियसली इस ग्रुप में शामिल कराया गया था। और जोलोटारियोव के बारे में कई सारी ऐसी बातें हैं जो स्ट्रेंज थीं। पहली तो ये कि इतनी एज होने के बाद भी वह सिंगल था, जो कि उस टाइम रशियन सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से नॉर्मल नहीं था। इसके अलावा उसके शरीर पर बहुत सारे क्रिप्टिक टैटूज थे और एक्सपीडिशन की शुरुआत में जोलोटारियोव ने बाकी के हाइकर से उसे एक फेक नाम साशा बोलकर बुलाने के लिए कहता था। यहां हम जानते हैं कि सेमियोन जोलोटारियोव वह नहीं था जो होने का दिखावा कर रहा था। उसकी लाइफ को देखें तो लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो कंसिस्टेंट नहीं था। यहां तक कि जब वह वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी सर्विसेज के बारे में बात करता तो वह उन डेट्स को मिक्स कर देता जब वह एक या दूसरी यूनिट में सर्विस देने की बात करता था, और भी बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें जो कंफ्यूजिंग थी। इससे लोगों को लगने लगा था कि झोलोटारियोव एक टॉप नॉच केजीबी ऑपरेटिव था। तो थ्योरी ये है कि केजीबी रशियन मिलिट्री पर स्पाई कर रही थी, यह देखने के लिए कि मिलिट्री इन माउंटेन्स, जिसे रशिया का एरिया 51 भी कहा जाता है, इस पर क्या ऑपरेशन चला रही है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ ये हाइकर्स एक इंटर एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में फंस जाते हैं और इन्हें बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसलिए अलेजिडली झोलोटारियोव को केजीबी की ओर से एक एजेंट के रूप में देखा जाने लगा। इस कारण से लोगों को लगने लगता है कि यह इनोसेंट ग्रुप झोलोटारियोव की वजह से मारे गए। और जब झोलोटारियोव का शव बरामद किया गया था, तब तक उसके कैमरे की फिल्म पानी की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। इसलिए कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होने की वजह से उसके पोटेंशियल केजीबी से रिलेशन अब भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। अब कोई नहीं जानता कि इस केस में केजीबी का हाथ था या नहीं, लेकिन इस पूरे मामले में मिलिट्री के शामिल होने की बात वहां के लोगों में बहुत पॉपुलर है और यही ड्याटलोव पास इंसिडेंट में सबसे बड़े बिलीफ्स में से एक है। और यहां तक कि यूनिवर्सिटी यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, जिसने इस ट्रिप को स्पॉन्सर किया था, उसका भी मानना है कि यह सब मिलिट्री के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही हुआ है। और इस कवर अप थ्योरी को 1990 में एक बार फिर से सपोर्ट तब मिलता है जब लेव इवानोव फिर से सामने आते हैं और वो द मिस्ट्री ऑफ द फायरबॉल्स टाइटल से एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं। इस आर्टिकल में उन्होंने हिंट्स दिया कि उन पर केस बंद करने और मौत के कारण की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू न रखने का प्रेशर डाला गया। इवानोव ने आर्टिकल में यह भी कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल्स इस बात से वरीड थे कि केस की रियल रिपोर्ट फॉरेन नेशंस में लीक ना हो जाए। इसके अलावा इवानोव का मानना था कि यह सीक्रेट टेस्ट्स ही थे जो अल्टीमेटली इन हाइकर्स की मौत का कारण बना। इस एक्सपीडिशन ग्रुप के सोल सर्वाइवर यूरी यूडिन का भी मानना था कि सोवियत गवर्नमेंट इसमें शामिल थी और 2013 में अपनी मौत से पहले उन्होंने कुछ की एविडेंस का खुलासा किया। यूडिन का कहना था कि जब वह इन्वेस्टिगेटर्स को हाइकर्स द्वारा छोड़ी गई चीजों को आइडेंटिफाई करने और उन्हें कैटलॉग करने में मदद कर रहे थे, तो कुछ ऐसी चीजें वहां मिली जो किसी भी हाइकर्स के नहीं थे, जैसे कि मिलिट्री क्लोथ्स, एक पेयर गॉगल्स, एक एक्स्ट्रा पेयर स्कीज। और इसीलिए यूडिन को लगा कि यह सब स्टेज किया गया था। यहां तक कि बोरिस येल्तसिन को भी लगा कि अथॉरिटीज कुछ छिपा रही हैं। 1991 में
यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद जब उन्हें रशिया का प्रेसिडेंट बनाया गया तो उन्होंने डियात्लोव पास इंसिडेंट की फिर से जांच करने का वादा किया और उन्हें इस केस में इसलिए भी दिलचस्पी थी क्योंकि वो खुद उसी इंस्टीट्यूशन यूरल पॉलिटेक्निक से ग्रेजुएट थे और इस केस की फिर से जांच के लिए कई लोगों ने उनसे अपील भी की थी। इसलिए उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर का यूज करके 1959 में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जिससे इस मामले में कुछ नया सामने आ सके। अब डियाटलोव पास के सबसे नजदीकी लॉन्च साइट जो कि कजाकिस्तान में लोकेटेड है और इसे बैकोनूर कॉस्मोड्रोम के नाम से जाना जाता है। सो येल्तसिन के इन्वेस्टिगेटर्स बैकोनूर कॉस्मोड्रोम के रिकॉर्ड्स की जांच करते हैं यह देखने के लिए कि क्या 1959 में हाइकर्स की मौत के दौरान कोई मिसाइल लॉन्च की गई थी या नहीं। और इसके बाद येल्त्सिन ने लोगों को आश्वासन दिया कि जिस दिन हाइकर्स मारे गए थे उस दिन के आसपास कोई रॉकेट या मिसाइल लॉन्च नहीं हुआ था। पर यहां यह जानना मुश्किल है कि येल्त्सिन ने वाकई इस मामले की जांच की थी या नहीं, लेकिन अगर वह जो कह रहे हैं वह सच है कि उस दौरान उस इलाके में कोई मिसाइल टेस्ट नहीं किया गया था, तो इस मामले में येल्त्सिन की चाहे जो भी इन्वॉल्वमेंट रही हो, वह भी इस केस की सच्चाई का पता लगाने के करीब नहीं ले जा सकी। हालांकि येल्त्सिन की फाइंडिंग्स ने कवर अप थ्योरी को खत्म करने की कोशिश तो की थी, पर वो पब्लिक को आगे सवाल पूछने से नहीं रोक पा रहे थे। खैर, इसके बाद एक और चौंकाने वाला क्लू सामने आने वाला था। जब 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी, उसके बाद दियातलॉव केस फाइल्स को आखिरकार पब्लिक कर दिया गया, जिससे कुछ एमेटर इन्वेस्टिगेटर्स को इस मिस्ट्री को सुलझाने का एक मौका मिला। और जब वो लोग सबूतों की गहराई से जांच करते हैं, तो उन्हें एक हाइकर द्वारा ली गई एक अजीब सी तस्वीर मिलती है, और जिससे एक चौंकाने वाली थ्योरी सामने आती है, जो केस को एक सरप्राइजिंग सस्पेक्ट की ओर ले जाती है। इसके बाद ही आता है हमारा थ्योरी नंबर 3, जो है किल्ड बाय बीस्ट थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रशिया में बहुत से लोग मानते हैं कि येटी या रशियन में स्नेजनी चेलोवेक कहलाने वाले क्रीचर ही इस केस में कल्प्रिट है। कैंप साइट से मिली फोटोज में से एक में एक असामान्य से एक क्रीचर को फोटो में देखा गया और यह निकोलाई थिबेक्स के कैमरा से साइट पर ली गई आखिरी फोटो थी। और तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, ये इंसान जैसा क्रीचर है। ये काफी बड़ा और लगभग 10 फीट लंबा है। ये बहुत हद तक येटी या स्नोमैन जैसा है और इस फोटो में ऐसा लग रहा है कि ये ग्रुप की ओर देख रहा है या उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। और इस फोटो की वजह से सोवियत यूनियन के अलग-अलग पार्ट से बहुत सी कहानियां भी सामने आने लगी। यहां तक कि डियातलोव स्टूडेंट्स ने भी अपनी ट्रिप से पहले येटी का रेफरेंस दिया था। पहाड़ों में जाने से पहले इन लोगों ने एक सैटिरिकल न्यूज़पेपर में एक लेटर पब्लिश किया और एक हेडलाइन लिखा, जिसमें लिखा था कि हाल के सालों में येटी के एग्जिस्टेंस के बारे में एक हीटेड डिबेट हुई है और कुछ लेटेस्ट एविडेंस ये इंडिकेट करते हैं कि येटी माउंट टोटन के पास नॉर्दर्न यूरल में रहता है। यह बहुत संभव है कि जब उन्होंने अखबार में येटी के बारे में जोक्स लिखे, तो वे खुद को यह एक्सप्रेस करना चाहते थे कि उन्हें डर नहीं, या फिर उन्हें पता है कि वहां कुछ है और वह येटी हो सकता है। वैसे भी येटी थ्योरी के सपोर्ट्स उन शवों की तस्वीरों की ओर भी इशारा करते हैं जिनमें दिखाया गया है कि हाइकर्स किसी वजह से डरे हुए थे और मुट्ठियां भींचकर लड़ने को तैयार थे। बेशक वे अपने टेंट के पास येटी जैसे भयानक क्रीचर को देखकर डर गए होंगे, लेकिन यहां बात यह है कि इस एरिया में काफी सारे जानवर हैं जो इन हाइकर्स पर हमला कर सकते हैं और उनमें भालू, जंगली कुत्ते, वुल्वरिन और साइबेरियन टाइगर शामिल हैं। तो हाइकर्स की बॉडी की ऐसी फोटोज इन शिकारी जानवरों की वजह से भी हो सकती हैं। खैर, एनिमल अटैक, मर्डर, कवर अप्स और भी कई सारे स्पेकुलेशन के बाद भी अब तक ये केस अनसॉल्व्ड था। लेकिन 2019 में डियाटलॉव केस में लोगों के इंटरेस्ट ने रशियन अथॉरिटी को केस रीओपन करने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए अब डियाटलॉव केस फाइल फिर से खुलती है और एक नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। और इस इन्वेस्टिगेशन को एक यंग प्रोसिक्यूटर एंड्रे कुरियाकोव लीड करते हैं और एंड्रे कुरियाकोव 75 थ्योरीज की एक लिस्ट बनाते हैं। इधर बढ़ते पब्लिक इंटरेस्ट के कारण यह केस और भी बड़ा होता जा रहा था। अब कुरियाकोव की लिस्ट में येटी या कवरअप्स था या नहीं ये तो नहीं पता, पर कुरियाकोव सर्टेनली अपना काम पूरा करना चाहते थे। और कुरियाकोव की इन्वेस्टिगेशन इस केस को कंप्लीटली नए डायरेक्शन में टर्न कर देती है, जो एक नई थ्योरी की ओर ले जाता है, जो है हमारा थ्योरी नंबर 4, किल्ड बाय एन एवलांच। कुरियाकोव की रिसर्च में पता चला कि 1959 में 1 फरवरी का मौसम उस माउंटेन के लिए एक्सट्रीम था। वहां उस दिन 65 माइल पर आवर की स्पीड से हवाएं चल रही थीं और टेम्परेचर 30 डिग्री तक गिर गया था। और अकॉर्डिंग टू कुरियाकोव,
इसकी वजह से अवलांच ट्रिगर हुआ। इसीलिए एंड्रे कुरियाकोव ने अपनी अवलांच थ्योरी को टेस्ट करने के लिए 2020 में ड्याटलॉव पास पर एक एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज किया। और तब वहां उन्हें कुछ अहम सबूत मिले जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह गलत थी। डियाटलॉव ट्रेजेडी के 61 साल बाद प्रोसिक्यूटर एंड्रे कुरियाकोव नई टेक्नोलॉजी के साथ क्राइम सीन पर वापस जाते हैं ताकि यह साबित किया जा सके कि हाइकर्स की मौत का कारण एक अवलांच में था। इसलिए उन्होंने टेंट के एक्चुअल लोकेशन को पिन पॉइंट करने के लिए फोटोग्रामेट्री का यूज किया और फिर करंट लैंडस्केप की फोटोज ली और उसे पुराने इन्वेस्टिगेशन के फोटोज से कंपेयर किया। और फिर उन्होंने पाया कि पहले की इन्वेस्टिगेशन और अब की इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा डिफरेंस है। 1959 में जिस लोकेशन पर टेंट लगाया गया था, असल में वह जगह इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बताई गई जगह से कई 100 फीट दूर है। वहां एवलांच हुआ था या नहीं, यह सॉर्ट आउट करने में टेंट की जगह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अब ऐसा लगता है कि ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन में गलती हुई होगी। एवलांच का रिस्क स्लोप की डिग्री पर डिपेंड करता है और ऑन एवरेज इसे ट्रिगर करने के लिए 30 डिग्री इंक्लाइन होना जरूरी है। पुराने गलत डेटा का यूज करते हुए 2019 से पहले वाले इन्वेस्टिगेटर्स ने सोचा होगा कि टेंट के ऊपर ढलान लगभग 5 डिग्री थी, इसलिए उन्होंने इस पूरे टाइम अवलांच की थ्योरी को रूल्ड आउट कर रखा था। नए कैलकुलेशन की जगह में भी लगभग 28 डिग्री की ही ढलान थी। यह अभी भी 30 डिग्री नहीं था। एवलांच अभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता था, लेकिन सही वेदर कंडीशन के साथ इसकी अधिक संभावना हो सकती है। जब ये लोग वेदर कंडीशन को एनालाइज करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक डिफरेंट फिनोमिना है जिसे कैटाबेटिक विंड्स कहा जाता है। और इस कैटाबेटिक फिनोमिनन में हरिकेन की स्पीड से हवाएं चलती हैं जो वास्तव में एक ह्यूज स्नोप्लाव के रूप में काम करती हैं। और ये हवाएं टन्स ऑफ स्नो को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। और ये बहुत संभावना है कि इन हवाओं ने हाइकर्स के टेंट के ऊपर मैसिव अमाउंट में बर्फ जमा कर दी हो। तब कुरियाकोव एंड टीम अपने एवलांच थ्योरी से और ज्यादा कन्विंस्ड हो जाते हैं जब वो फील करते हैं कि यह पहाड़ एक डेथ ट्रैप है जो बस स्प्रिंग सीजन आने का इंतजार कर रहा था। कोल्ड वेदर एक्सपीडिशन पूरा होने के बाद एंड्रे कुरियाकोव अपने इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट को पब्लिक के सामने पेश करते हैं। कुरियाकोव का मानना था कि शाम 7 बजे के आसपास टेंट लगाए जाने के कुछ देर बाद ही हवाएं हरिकेन स्पीड से चलती हैं और रात 1:30 से सुबह 5:30 के बीच टेंट के ऊपर एक छोटा एवलांच ट्रिगर होता है जहां हाइकर्स ने टेंट लगाने के लिए ढलान को काटा था, जिसके कारण कुछ ही देर बाद टेंट पर नई बर्फ की एक मोटी परत गिर जाती है। और उस शुरुआती स्नो डंप के बाद हाइकर्स और ज्यादा बर्फ गिरने के डर से टेंट से बाहर निकलने के लिए जल्दी में अपने टेंट को काट देते हैं और बचने के लिए दूर चट्टानी रिज की ओर भागते हैं, जो स्टैंडर्ड एवलांच प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग एक ऊंची चट्टानी रिज के पीछे जाना था, जो कि उन लोगों को एवलांच से दूर ले जाता। लेकिन यहां कुरियाकोव की थ्योरी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। कुरियाकोव को एक्चुअल में नहीं लगता कि यहां कभी कोई बड़ा अवलांच हुआ था। उन्हें लगता है कि हाइकर्स जल्दबाजी में टेंट से बाहर तो निकल गए, लेकिन टेंट में वापस नहीं लौट सके क्योंकि वो लोग बर्फ की वजह से अपना रास्ता भटक गए और टेंट में वापस जाने का रास्ता नहीं खोज सके। इसलिए इन्वेस्टिगेटर ने अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया। कुरियाकोव ने अपने ग्रुप के 2 लोगों की आंखों को ब्लाइंडफोल्ड कर उन्हें टेंट से 90 फीट दूर चलने को कहा और फिर उन्हें वापस आने के लिए चैलेंज किया। लेकिन वो दोनों वापस जाने का रास्ता नहीं खोज पाए। ये सब तो ठीक है, पर सवाल उठता है कि उन लोगों ने इस एक्सट्रीम वेदर में भी इतने कम कपड़े क्यों पहन रखे थे। तो इस सवाल का जवाब अकॉर्डिंग टू कुरियाकोव कि जब हाइकर्स टेंट से निकलकर बाहर की तरफ भागे तो उनमें से कुछ पार्शियली अंडरड्रेस थे और बाकी लोग पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग का शिकार हुए और अपने कपड़े उतारने पर मजबूर हुए होंगे। पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग हाइपोथर्मिया का वो फाइनल स्टेज है जिसमें लोग अपनी पूरी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन फील करने लगते हैं। इसमें ऐसा महसूस होता है कि शरीर तेज गर्मी की वजह से जल रहा हो। और कुरियाकोव के अनुसार ऐसा इन हाइकर्स के साथ भी हुआ होगा और इसका रिजल्ट ये होता है कि सुबह 4:30 से 7:30 के बीच हाइकर्स ठंड से मारे जाते हैं। कुरियाकोव आगे बताते हैं कि देवदार के नीचे इनरवियर में मिले 2 लोग पहले मारे गए। ग्रुप के दूसरे मेंबर्स ने खुद को इस ठंड में जिंदा रखने की अंतिम कोशिश में अपने मारे गए फ्रेंड्स के कपड़े काट दिए ताकि उसकी मदद से खुद को बचा सके। और एक पॉइंट पर किसी रीजन से ग्रुप अलग हो जाता है और उनमें से 3 लोग, डाइटलोव, कोलमोगोरोवा और स्लोबोडिन, वापस टेंट की ओर बढ़ते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली
वो लोग भी वापस लौटने से पहले ही हाइपोथर्मिया से मारे जाते हैं। लेकिन अब सवाल आता है उस अंतिम 4 हाइकर्स के बारे में, और यहीं से ये थ्योरी रियली वियर्ड हो जाती है। इस पॉइंट पर आप भी यकीन नहीं कर सकते कि उस दिन इस ग्रुप का लक इतना बुरा था। उन 4 बचे हाइकर्स के बारे में ये कहा गया कि वो लोग रास्ता भटकने के बाद एक स्नो शेल्टर खोदते हैं, जो बेसिकली एक स्नो चेंबर होता है, जहां वो इस ठंड से बचने के लिए छिप सकते थे और एक दूसरे की बॉडी हीट शेयर करके बचने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन जिस जगह पर वो खुदाई करने का फैसला करते हैं, वह जगह एक खोखली बर्फीली सुरंग के ऊपर होती है, जिस वजह से खुदाई करते ही सुरंग कोलैप्स हो जाता है और वो चारों नीचे बर्फीली धारा में गिर जाते हैं। ऊपर से गिरने की वजह से 15 फीट बर्फ के नीचे दब जाते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद इस केस को कंक्लूड करते हुए एंड्रे कुरियाकोव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करते हैं कि उन्होंने फाइनली इस डियाटलॉव पास मिस्ट्री को सुलझा लिया है। पर रशियन पब्लिक कुरियाकोव के इस बात को स्ट्रांगली अपोज करती है और उनकी थ्योरी और केस रिजल्ट लाउडली रिजेक्ट करते हुए मानने से इनकार कर देती है। खास तौर पर हाइकर्स के परिवार वाले कुरियाकोव को क्रिटिसाइज करते हैं। और इधर पब्लिक इस एवलांच थ्योरी से गुस्से में थी, क्योंकि यह थ्योरी इस मामले के कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और डिटेल्स को काउंटर नहीं करता। लोग इस थ्योरी का मजाक भी बना रहे थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि यह गवर्नमेंट कवरअप का एक और सेट है। खैर, डियाटलॉव पास इंसिडेंट ने इतने सालों में कई थ्योरी को जन्म दिया है, लेकिन कुछ अजीब डिटेल्स और स्ट्रेंज ट्विस्ट से भरे इस मामले में कोई भी एक थ्योरी फैक्ट्स को पूरी तरह जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि यहां कोई भी एक थ्योरी इस केस में सारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। और अभी भी सवाल कई थे, जैसे कि हाइकर्स के कपड़ों में मिले हाई लेवल रेडिएशन, मानसी ट्राइब द्वारा इंसिडेंट की रात आसमान में फायरबॉल्स देखे जाने वाली बात, कैमरे से मिले फ्लेयर्स और स्ट्रेंज क्रीचर की फोटो, हाइकर्स की इंजरीज, म्यूटिलेटेड बॉडी पार्ट्स, और इन हाईली एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स का हाइपोथर्मिया की वजह से मारे जाना, जो कि किसी के भी गले नहीं उतर रहा था, और सेमियोन जोलोटारियोव का सच, जो पॉसिबली केजीबी एजेंट था और जिसे हाइकर्स के बीच सडनली प्लांट किया गया था। इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिलने की वजह से किसी एक थ्योरी पर यकीन करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इस केस में अब लास्ट थ्योरी आती है, जो कि सबसे कन्विंसिंग भी है। ये है थ्योरी नंबर 5, इट्स ऑल ट्रू। सो दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक अवलांच है, या एक मास मर्डर है, और या ये गवर्नमेंट कवर अप है, या यह एक एनिमल अटैक का मामला है, या फिर एक साथ सब। यदि आप उस समय मानसी द्वारा बताए गए फायरबॉल्स देखे जाने से शुरू करते हैं, तो शायद यह न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो सकता है। शायद एक नए तरीके का न्यूक्लियर वेपन, जिसे केजीबी निश्चित रूप से वेस्ट में अपने दुश्मनों को लीक नहीं करना चाहता हो, जिसे उन्होंने कवर अप किया। और अनफॉर्चुनेटली इन स्टूडेंट्स की मौत इस कवर अप का कोलैटरल डैमेज था। अलेजिडली सेमियोन जोलोटारियोव के सिवा किसी और स्टूडेंट को नहीं पता था कि वो लोग रशिया के एरिया 51 कहे जाने वाले इस स्पेशल टेस्टिंग एरिया में जा रहे थे। इससे उनके कपड़ों में पाए गए रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। न्यूक्लियर टेस्टिंग एवलांच को भी एक्सप्लेन कर सकती है। न्यूक्लियर वेपन शॉक वेव इमिट करते हैं, और वो शॉक वेव एवलांच को ट्रिगर करता है, और टेंट पर गिरते ही इसने अपने आप ही उन हाइकर्स पर ब्लंट फोर्स इंजरीज की होगी। इसलिए एक इंस्टेंट एक्सप्लोजन ने हाइकर्स को चौंका दिया होगा, और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से यह एवलांच शुरू होता है, और इसकी वजह से वो हाई रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं, और शॉक वेव उनसे एक तेज स्पीड में चल रहे ट्रक जितने फोर्स के साथ टकराता है, जिससे इन्हें चोटें आती हैं, और यह उन्हें खुद को बचाने के लिए पहाड़ की ढलान से नीचे भागने को मजबूर करता है। अब यहां से कवर अप भी शुरू हो जाता है। यदि कोई भी हाइकर बच जाता तो मिलिट्री को उनका काम खत्म करना ही था, क्योंकि मिलिट्री किसी ऐसी चीज के आई विटनेस को नहीं चाहेगी जो एक टॉप सीक्रेट हो, और भले ही वो मारे गए हों। पर आपको याद होगा कि शुरुआती जांच के लीड इन्वेस्टिगेटर लेव इवानोव को भी इस इन्वेस्टिगेशन को बंद करने के लिए प्रेशर बनाया गया था, ताकि इस इंसिडेंट का रियल रीजन लीक न हो। और आखिरी में एनिमल अटैक थ्योरी, जो कि निश्चित रूप से उन चोटों के लिए जिम्मेदार हो सकती है जो हाइकर्स को लगी थीं, क्योंकि जानवरों की कुछ समय के लिए हाइकर्स की डेड बॉडी तक पहुंच थी, और उन्होंने वही किया जो जानवर करते हैं। जानवरों ने हाइकर्स के शवों को खा लिया होगा। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि ये सारी थ्योरीज को एक के बाद एक अलाइन करने से चीजें थोड़ी क्लियर होती दिख रही हैं। तो क्या होगा अगर सच में ये सभी थ्योरी कंबाइंड हो, जो इन 9 हाइकर्स की मौत के जिम्मेदार हो? अगर ये सोवियत अथॉरिटीज का कोई कवरअप था,
तो सोवियत गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इन हाइकर्स की मौत कैसे हुई। वैसे डियाटलॉव पास इंसिडेंट रशिया में अब भी सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री केस में से एक है, जिसके बारे में ऑफिशियली अब तक किसी को नहीं पता कि उस रात डेड माउंटेन पर उन 9 स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ था। इसलिए 2020 में डियाटलॉव ग्रुप मेमोरियल फाउंडेशन ने ऑल इन वन थ्योरी को सपोर्ट करते हुए एक लेटर भी पब्लिश किया।